चलो भाई आज फिर शुरू करते हैं ट्रेडिशन और मॉडर्निटी। कल हमने कुछ सरसरी बातें इसके बारे में की थी। जिसमें हमने कुछ ये जाना कि ट्रेडिशन क्या होती है और मॉडर्निटी क्या होती है और इसका जो कॉन्सेप्ट है अंग्रेजों ने किस लिए यूज किया था भारत में। वैसे नॉर्मली जब हम ट्रेडिशन की बात करते हैं ना तो उसके पीछे जो बात की जाती है वो ये आता है कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि मतलब भाई जब वेस्टर्न पर्सपेक्टिव से इसके बारे में बात की जाती है तो एगैलिटेरियन सोसाइटी की सेटअप की बात करते हैं। वो एगैलिटेरियन ये होता है कि भाई जहाँ पर हम एक तरह से व्यक्ति यानी सबके जो समान सब व्यक्तियों के समान अधिकारों को मान्यता देते हैं। उसमें एक तरह से समानतावादी या समतावादी समाज की स्थापना इगैलिटेरियन का कॉन्सेप्ट मानी जाती है। अगर हम उसके बात करते हैं तो यानी एक तरह से अगर हम परंपरा या फिर आधुनिकता की बात करते हैं तो उसकी बात या फिर हम ये कहें कि जो वेस्टर्न कॉन्सेप्ट है उसके अकॉर्डिंग इनकी बात करते हैं। सबसे पहले हम भारत के बारे में बात करेंगे कि भारत में जिस तरह से समता की बात की जाती है या फिर हम ये कहें कि ट्रेडिशन की बात की जाती है और उस ट्रेडिशन में फिर हम ये पाते हैं कि भारत का जो जीवन है समाज का जो जीवन है वो परंपरा से जुड़ा हुआ है। और परंपरा की जब हम बात करते हैं तो एक तरह से जीवन जीने का जो तरीका होता है उसमें ट्रेडिशन या फिर परंपरा एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यानी एक तरह से कल्चर किस तरह स्थापित होती है या फिर हम ये कह सकते हैं कि भाई जो कल्चर हमारे सामने है और फिर उसके साथ साथ रहने का तरीका क्या है, खाने का तरीका क्या है और जो संस्कार हैं वो कैसे, ये सारी चीज़ें एक तरह से परंपरा का एक ब्रॉडर वे तैयार करती हैं। और एक तरह से बात की जाती है फिर यानी हम जब बात करते हैं तो एक तरह से यूनिवर्सल वैलिडिटी की बात करते हैं। यहाँ पर जो यूनिवर्सल वैलिडिटी जिसे हम कई बार वसुधैव कुटुंबकम की कहते हैं, यानी जो हमारी परंपरा है उसमें ये माना जाता है कि सारा संसार है वो एक परिवार के समान है। और जब सारा संसार एक परिवार के समान है मगर ये जो चीज़ें हैं जब इसको व्यवहार में उतारते हैं तो हमारा जो सिस्टम रहा है, अगर भारत के कॉन्टेक्स्ट में ही अगर हम बात करें, भारत के संदर्भ में ही बात करें तो प्राचीन काल से ले लो आप, यानी जब से आर्यन भारत में आते हैं तो वारफेयर तो उसमें भी होते हैं। और उसके बाद जब बड़े स्तर पर वारफेयर की बात की जाती है तो 6वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व में जब मगध की स्थापना होती है और धीरे धीरे यानी एक तरह से हम ये देखते हैं कि एक ऐसा चक्कर चलता है साम्राज्यवाद को बढ़ावा देने का जो फिर अंग्रेजों के आने तक चलता ही रहता है। उसमें कभी भी कोई रुकावट नहीं आती है, कभी कम या फिर तेज होने की प्रवृत्ति में देखने को मिलती है, मगर वो चीज़ हमें उस तरह से
यानी हम ये कहें कि मतलब भाई वसुधैव कुटुंबकम की जो धारणा है उसको कहीं ना कहीं ये चीज तोड़ती है, और जब तोड़ती है तो समस्या भी बनती है फिर उसकी। अक्षित है। बेटे क्लास खत्म हो इसलिए खुश हो रहा हूँ। और जिस तरह से हम कहते हैं ना कि बात करते हैं ट्रेडिशन और मॉडर्निटी की, इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है। एक मिनट होल्ड करना भाई। एक मिनट रुको आप लोग, मैं करता हूँ, आ जाएगी। हाँ, जिस तरह से हम अभी बात कर रहे थे ना कि जो वसुधैव कुटुंबकम की जो बात हम करते हैं और वहां से फिर हम अंग्रेजों के आने तक का जो समय देखते हैं, एक तरह से सोसाइटी में डेवलपमेंट तो है, मगर अंग्रेज इस बात को नहीं मानते हैं। अंग्रेज, जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अंग्रेजों का जो सिस्टम था, उनको सिर्फ एक ही बात दिखाई पड़ती है, क्योंकि जब तक वो कहते हैं ना कि आपको अपना माल बेचने के लिए दूसरे का माल खराब दिखाना पड़ता है, ये बताना पड़ता है। तो भारत में जब अंग्रेजों की शासन स्थापित होगा तो उन्हें फिर एक तरह से ये दिखाना तो पड़ेगा ना कि भाई भारत में व्यवस्था खराब है
और व्यवस्था खराब है तो हम नई व्यवस्था देंगे। और जब हम इसकी बात करते हैं तो कुछ हद तक भारतीय जो व्यवस्था थी वो खराब थी। एक तरह से हम कहते हैं कि भाई एक ऑब्सेशन दिखाई पड़ता है जो इंडियन ट्रेडिशन है। ऑब्सेशन ये होता है कि हम एक चीज के प्रति पूरे आसक्त हो जाते हैं, यानी उससे छोड़ नहीं पाते हैं। और यही रीजन है कि भारतीय संस्कृति में जब भी कोई बदलाव की बात आती है तो हम कहते हैं कि भाई ट्रेडिशन, हमारी जो परंपराएं हैं वो इस बदलाव को स्वीकार नहीं करेंगे। चाहे वो मध्यकाल का भक्ति युग हो या उससे पहले कभी जब हम कहते हैं कि चाहे बुद्ध या फिर जैन धर्म की बात हो, फिर आगे चलकर जितने भी धर्म धार्मिक समुदाय आए और जिन्होंने जिस जिस तरह से हम फिर आगे चलकर कबीर की बात करते हैं, रैदास की बात करते हैं या नानक की बात करते हैं, जिन्होंने एक अलग दृष्टिकोण दिया भारतीय जनता को या समाज को। मगर उस अलग दृष्टिकोण को लोगों ने यही कहा कि ये हमारी जो परंपराएं हैं वो इसको नहीं मानती। तो वो एक तरह से हम कहते हैं कि मतलब भाई जो ऑब्सेशन है, यानी एक तरह से उनकी पुरानी जो चीजें हैं उनके प्रति जो ऑब्सेशन है वो उसको पकड़े हुए एक तरह से, यानी वो एक तरह से फ्री स्टेज स्थापित करने में बाधक बने हुए हैं। और जब मध्यकाल में हम पहुंचते हैं तो मध्यकाल में पहुंचते पहुंचते हमारे सामने एक चीज और नई आती है जो हालांकि प्राचीन काल से ही चली आ रही थी। एरन का जो अभिलेख मिला है, नहीं एरन का नहीं, मतलब पहला जो अभिलेख मिलता है लैंडग्रांट्स का, सातवाहन जो रूलर थे उनके समय का, यानी एक तरह से सामंतवाद की स्थापना। हमारा सामंतवाद प्योरली वैसा तो नहीं था जैसा वेस्टर्न यूरोप में था, मगर भारत का जो समाज था उसकी सोच एक तरह से सामंतवादी दिखाई पड़ती है। सामंतवाद वहां पे आपको दिखाई पड़ेगा चाहे समय कोई भी हो, जब एक आदमी दूसरे आदमी के अधिकारों का हनन करता है और अपने आप को सुप्रीम मानता है। ये जो भावना है ये सामंतवादी भावना है एक तरह से। तो सामंतवादी जो भावना थी उसको भी काफी कुछ चैलेंज किया गया। और एक तरह से हम देखते हैं कि भाई जो व्यवस्था सामने हमारे आती है उस व्यवस्था में, यानी फ्यूडलिज्म जो आता है वो भी एक तरह से परंपरा का सहारा लेके आगे बढ़ता है। अब जब ट्रेडिशन की हम बात करें और फिर हम ये कहें कि मतलब भाई भारतीय जो ट्रेडिशन है वो उतनी भौतिकतावादी नहीं थी। अंग्रेज जब बात करते हैं मॉडर्निटी की तो वो इगैलिटेरियन सोसाइटी की बात करते हैं, वो फ्रीडम की बात करते हैं, वो इक्वलिटी की बात करते हैं, वो वेल्थ की बात करते हैं। यानी एक तरह से वो जिस तरह से हम कहते हैं ना कि हमारे सामने औद्योगिक क्रांति आती है और औद्योगिक क्रांति के साथ एक तरह से भौतिकवाद या भौतिक युग या फिर जैसे हम कहते हैं ना कि उपभोक्तावाद, उसका युग भी शुरू होता है। और उपभोक्तावाद में सबसे बड़ी बात क्या होती है, सबसे बड़ी बात उसमें ये होती है कि इंडिविजुअलिटी, जिसको हम कहते हैं व्यक्तिगतता, यानी एक व्यक्ति, उसका भी अपना जीवन है, उसके भी अपने मायने हैं, उसके भी अपने सपने हैं। और उसके बाद फिर हम कहते हैं ना कि मतलब भाई जिस तरह से हमारे सामने ट्रेडिशन में संयुक्त परिवार होते थे, मगर जो मॉडर्निटी है उसमें हम देख पाते हैं कि भाई संयुक्त परिवार अब व्यवहारिक नहीं रह पाते हैं और धीरे धीरे एकल परिवार की भावना फैलती है। हालांकि भारत में जो व्यवस्था है ये हमें बहुत लेट से चीज शुरू होती है, मगर वो कहते हैं ना कि इतिहास में अध्ययन हमेशा उस वर्ग का होता है जो प्रभुत्वशाली होता है, और जो लोग प्रभुत्वशाली होते हैं उनमें एकल परिवार की व्यवस्था शुरू हो चुकी थी ब्रिटिश टाइम में। तो वैसा भी मतलब समाज में देखने के लिए उदाहरण तो मिल ही जाते हैं उस तरह के।
तो वो चीज़ हमें देखने को मिलती है यहाँ पर। और फिर एक चीज़ और हमें देखनी पड़ती है कि जो ब्रिटिश, जो इंडियन ट्रेडिशनल मॉडर्निटी है, वो कहीं ना कहीं ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म और नेशनलिज्म के भी एस्पेक्ट में देखी जाती है। यानी वो जो जिस तरह से ट्रेडिशन और मॉडर्निटी, मॉडर्निटी वहां पर हमें वो दिखाई पड़ती है कि वो एक तरह से ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म है। और ट्रेडिशन की जब हम बात करते हैं तो एक तरह से राष्ट्रवाद दिखाई पड़ता है वहां पर। और फिर जब हम इंडिविजुअलिज्म की, जो व्यक्तिगतता की बात करते हैं, तो फिर वहां पर संघ दिखाई पड़ता है, यानी संयुक्त परिवार दिखाई पड़ते हैं। और फिर एक तरह से ट्रेडिशन के माध्यम से ये दिखाने का प्रयास होता है भारतीय कॉन्टेक्स्ट में कि भाई एक लिबरल ह्यूमनिज्म, यानी एक उदार मानवतावादी सोच ट्रेडिशन में हमें दिखाई पड़ती है। एक तरह से जब हम बात करते हैं ना कि मतलब ये चीजें वो चीजें थी जब पर्सपेक्टिव अलग थे, यानी ब्रिटिश पर्सपेक्टिव अलग था और इंडियन पर्सपेक्टिव अलग था। हमें ये दिखाई पड़ता है कि जिस तरह से हम कहते हैं ना कि अगर हम 19वीं शताब्दी में होते या 20वीं शताब्दी में होते तो हम भी कहीं ना कहीं राष्ट्रवाद की भावना में इन चीजों को स्वीकार करते हैं। मगर जब इतिहास की हम बात करते हैं और तथ्य के साथ साथ व्यवहार की भी बात वहां पर होती है, और आज हम ना तो 19वीं शताब्दी में है ना 20वीं शताब्दी में है, और 1947 से भी बहुत दूर आ चुके हैं, यानी लगभग 75-74 साल हम आगे आ चुके हैं। शुरुआत में जो नोशन होता है, जब आज़ादी मिली बहुत सारे लोगों को, तो उनको लगा था कि मतलब भाई आज़ादी मिल गई है और आज़ादी के बाद पता नहीं भारत कैसा होगा, और उनको लगा था कि मतलब हर व्यक्ति के अधिकार होंगे। मगर जो संकल्पना थी भारत की आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद जो भारत बना, उसमें बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि हमें आज़ादी तो मिली ही नहीं। वो बार बार फिर कहते हैं कि ये तो झूठी आज़ादी है, या फिर आज़ादी अभी आनी बाकी है। जिस तरह से भगत सिंह ने कहा था कि भाई हमें भारत में समाजवाद की स्थापना करनी है, अन्यथा गोरे अंग्रेज जाने के बाद यहाँ पर काले अंग्रेज अपनी शासन की सत्ता संभाल लेंगे। उसका कहने का मतलब ये था कि आम आदमी को वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा समाज में या राजनीति में या आर्थिक संसाधनों के हस्तांतरण में। वो कहता है कि अगर जिस तरीके का व्यवस्था भारत में अंग्रेजों ने स्थापित की थी, वो व्यवस्था पूंजीवाद को बढ़ावा देने वाली व्यवस्था थी। और भारत में जब आज़ादी मिली, तो आज़ादी मिलने के बाद अधिकतर लोगों का जो कहते हैं कि संशय में ही रहते हैं वो लोग। वो कहता है कि क्या वास्तव में आज़ादी मिल गई है, क्योंकि जो लोग जिस तरह का शासन अंग्रेजों के समय था वैसा ही शासन उनको देखने को मिलता है। और हम ये भी कहते हैं कि मतलब भाई जिस तरह से कई बार जब मैं रिसर्च कर रहा था तो उस समय कांग्रेस के पास अनेक चिट्ठियां आती हैं जो वहाँ की लोकल जो कांग्रेस कमेटीज थी डिस्ट्रिक्ट लेवल की या विलेज लेवल की, और वो फिर बात करते हैं कि मतलब भाई हमें आज़ादी अंग्रेजों वाली कंडीशन और आज की कंडीशन में कोई खास अंतर नहीं दिखाई पड़ रहा है। तो आज हम, और वो जो कहते हैं ना कि वो 1947 से 70 का जो दशक है वो एक तरह से ऑब्सेशन का दशक था। उनको आज़ादी से बड़ा प्रेम था, मगर आज़ादी मिली नहीं। और वो लोग ये भी था कि भाई अंग्रेजों को बाहर निकालने के लिए हम लोग जेलों में भी गए हैं। एक तरह से जब इन सारी बातें की हम बात करते हैं ना, तो आज और हम उन मतलब 1970 से लेकर 2021 का जो समय है उसमें हम ये कि अब एक निष्पक्ष ढंग से उस व्यवस्था की जांच कर सकते हैं। जब ट्रेडिशन की हम बात करते हैं ना, ट्रेडिशन में सबसे महत्वपूर्ण बात ये आती है
कि एक वर्ग विशेष के लिए ट्रेडिशन थी या फिर सारे समाज के लिए ट्रेडिशन थी। क्योंकि जब हम किसी चीज का अध्ययन करते हैं और अध्ययन में फिर उसका फिर इम्पैक्ट देखा जाता है कि उसका इम्पैक्ट कितने लोगों पर है, फिर वो पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। तो ट्रेडिशन का जब हम बात करते हैं या फिर ट्रेडिशन की जब हम बात करते हैं तो सबसे महत्वपूर्ण यही आता है कि एक मिनट दूध देखिए ठंडा होगा तो रखिए फ्रीज में, रिवर्स पानी पिए। तो जो ट्रेडिशन रही उनका जब पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट देखा जाता है, और जिस तरह से आज हम बात करते हैं ना भारत की, तो भारत में जो व्यवस्था बनी है उसमें अगर मॉडर्निटी की बात की जाए मॉडर्निटी की बात की जाए तो उसमें फिर यही होता है कि जो व्यवस्था थी उस व्यवस्था में हमें दिक्कत दिखाई पड़ती है। अगर ट्रेडिशन की बात की जाए, देखो ट्रेडिशन अच्छी रही है मगर उसका इम्पैक्ट भी नेगेटिव रहा है काफ़ी बड़े सेक्शन के ऊपर। तो हमें हर बात का नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दिखाना पड़ेगा। आप जब ये क्वेश्चन करें तो इसका नेगेटिव और पॉजिटिव इम्पैक्ट दोनों चीज़ों को दिखाना पड़ेगा, चाहे वो ट्रेडिशन है चाहे वो मॉडर्निटी है, आधुनिकता है। तो जो नेगेटिव इम्पैक्ट जब हम बात करते हैं ना, जब जैसे कई बार कहते हैं कि भारतीय जो लोग हैं वो ट्रेडिशनों की या फिर परंपराओं की या प्राचीन काल की, वो कहते हैं ना कि वाह वाह करते थकते नहीं हैं। और जब राष्ट्रवाद का जो मूवमेंट चला उसमें भी राष्ट्रवाद में ये था कि भारत को जो प्रेरणा लेनी थी, यानी उस समय जो भारतीय थे उनको प्रेरणा लेनी थी, तो वो लोग एक तरह से अपने आप को प्राचीन काल तक लेके जाते हैं और गुप्त काल में अपने आप को स्थापित करते हैं और वहाँ से फिर सवर्ण युग की वो कहते हैं ना संकल्पना निकालते हैं। और फिर उसके साथ साथ फिर बात करते हैं गणराज्यों की, जो संख्या में दृष्टि से कम थे, जिनका काल भी कम था मगर थे तो थे। मगर वहाँ से फिर वो दिखाते हैं कि भारतीय लोग अपने ऊपर शासन करने में सक्षम थे। तो इस तरह की वो बातें दिखाते हैं। मगर वहाँ पर समस्या ये भी आती है कि जिस तरह से अशोक ने, ये चंद्रगुप्त मौर्य ने विदेशी शासकों को पराजित किया था, उसका जिक्र नहीं हो पाता है। क्योंकि वहाँ का जो व्यवस्था थी, क्योंकि जो रास्ता दिखाया गया था वो कहीं ना कहीं धर्म से होकर निकलता है। गुप्त काल को चुना इसलिए गया कि वहाँ पर भागवत धर्म या फिर शाक्ताई धर्म या वैष्णवजम या फिर शैविज्म, उसकी दोबारा से हमें शुरुआत देखने को मिलती है। और गुप्त काल मौर्य काल में हमें जैन धर्म या फिर बुद्ध धर्म की देखने को मिलती है। यानी जब इतिहास लेखन का शुरुआत की गई या फिर भारतीयों के द्वारा, तो वहाँ पर भी हमें समस्याएं दिखाई पड़ती हैं। यानी ट्रेडिशन तो है मगर हम अपने हिसाब से ट्रेडिशन को दिखाएं, ये जो दृष्टिकोण रहा वो समस्या मूलक रहा एक तरह से। अब जो ट्रेडिशन बनी थी, चाहे वो वर्ण व्यवस्था थी, जो जाति व्यवस्था थी, क्योंकि भारत का जब सामाजिक जीवन की हम बात करते हैं, ये जो दो व्यवस्थाएं हैं, अगर इनको परंपरा की दृष्टि से देखा जाए, आज हम 21वीं सदी में हैं और एक तरह से हम कहें कि मतलब
हम आधुनिक काल में हैं, और वहां पर वो जो प्राचीन काल की जो चीजें थी अब वैल्यू नहीं रखती हैं। मगर ये चीज अगर कोई कहता है तो वो भ्रम में ही जी रहा है आज भी, क्योंकि जिस तरह से हम ये मानते हैं ना कि जो ट्रेडिशन है, ट्रेडिशन वो चीज है कि जहां पर हम कहते हैं कि ये चीज तो सदियों से चलती आ रही है। जहां पर जाति व्यवस्था थी, वर्ण व्यवस्था था, सभी लोग अपने अपने काम करते थे। आपको एक उदाहरण दिया जाए, अगर जिस तरह से हम कहते हैं ना कि गांधी के बारे में बात की जाए, तो गांधी ट्रेडिशन को बहुत तवज्जो देते हैं, और इसके साथ साथ फिर वो वर्ण व्यवस्था को बहुत तवज्जो देते हैं, और फिर कहते हैं कि हर व्यक्ति को अपने वर्ण के अनुसार जो काम उसको निश्चित किया गया था उस समय जब वर्ण व्यवस्था चालू की गई, तो वो बहुत लोग ज्ञानी लोग थे, बहुत साइंटिफिक नजरिया उनका दिखाया जाता है। उन्होंने सोच समझ कर ही ये फैसला लिया था कि भाई इस समाज के लोग ये कार्य करेंगे। मगर जब हम राष्ट्रीय आंदोलन की व्यवस्था देखते हैं, तो आंदोलन करने का वैसे श्रेय तो एक तरह से देखा जाए तो जो क्षत्रिय वर्ग है उसको ही जाना चाहिए। हाँ, जब हम देखते हैं ना कि मतलब जिस तरह से कि जो आंदोलन करने का श्रेय है वो क्षत्रिय वर्ग को ही जाना चाहिए, क्योंकि वही लोग भारतीय संस्था, भारतीय जो ट्रेडिशन रही है उसमें एक तरह से लड़ाकू लोग थे। मगर यहाँ पर ब्राह्मण भी हैं, यहाँ पर बनिया भी है, यहाँ पर किसान भी है। वो लोग बात करते हैं, अगर हम तीन व्यक्तियों की बात करें, गांधी की बात करें, पटेल की बात करें और नेहरू की बात करें, जिन्होंने अधिकतर भारतीय जो कहते हैं ना कि 1920 के बाद और 47 तक जो 27 साल थे, उन 27 सालों में यानी हम कहते हैं कि भारतीय राजनीति में इन तीनों का रोल हमेशा रहा है। यानी मेन स्ट्रीम पर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो मगर तीनों किसी भी प्रकार से क्षेत्रीय नहीं थे, तो उनको तो फिर इस फील्ड में आना नहीं चाहिए था। वो कहते हैं ना कि कहने के लिए तो हमारे लिए तो बात अलग है, मगर दूसरे माने उस चीज को। तो गांधी जब वर्ण व्यवस्था की वकालत करते हैं तो वो अपने आप में समस्या मूलक है, क्योंकि जो बनिया है यानी बनिया कम्युनिटी से आते थे गांधी, तो उनको तो कोई दुकान करनी चाहिए थी, ये कोई व्यापार करना चाहिए था, मगर उसने वो छोड़कर दूसरा पैसा अपनाया। तो जो ट्रेडिशन है, अगर उसका एक पक्षीय आंकलन किया जाए तो वो गड़बड़ होगी। यानी समाज के सभी वर्गों के साथ अब उसका क्यों प्रभाव पड़ा, क्योंकि एक उस ट्रेडिशन ने, वो कहते हैं ना कि उस समय के जो शूद्र वर्ग था और महिलाएं थी, और इसके साथ साथ जो जो आदिवासी लोग थे, उनको हजारों साल की गुलामी भी दी है। एक तरह से जब आपको अपने बारे में सोचने का अवसर ही नहीं मिलेगा और अपनी बात कहने के लिए आपको मतलब जद्दोजहद करनी पड़े, और उसके बाद भी आप कह नहीं पाओ अपनी बात, तो फिर वो जीवन क्या है? वो तो गुलामी एक तरह से। महिलाओं का जीवन इसी तरह से बीता है पिछले मतलब जितने भी 2000 साल लगा लो या जितने भी लगा लो। होती है कि संविधान लागू हुआ तो कुछ अलग चीजें सामने आई, उससे पहले का जो जीवन है अगर कोई माने तो, अगर वो जीवन ठीक था तो मतलब एक तरह से आधुनिकता उनके लिए तो फिर अभिशाप ही है। तो नेगेटिव इम्पैक्ट भी बहुत रहता है ट्रेडिशन का। तो आज इतना ही करेंगे। इसमें कोई बात आपको समझ में नहीं आई हो तो उसके बारे में फिर हम बात कर सकते हैं। अपनी वीडियो ऑन कर लें एक बार सारे। हाँ सुमन, आया कुछ समझ में?
हाँ आ गया सर। विदेश मोहित आ गया सर। आ गया सर। शालू, ये मनदीप कौन था यार, मैं फिर भूल गया इसको। आरती है। सर वीडियो ऑन करो भाई, और सारे क्यों बंद कर गए? डाटा ज्यादा खराब हो रहा है क्या? स्कूल में जो क्लासेस होती हैं उनमें तो हमेशा बच्चे की वीडियो ऑन रहती है, पता चल जाए कि बच्चा यहीं बैठा है या कहीं और जा रहा है, फिर सारे बंद कर गए। सर मैं तो कर नहीं सकती। चलो तेरी मान लेंगे, बाकी जो कर सकते हो तो करें अपनी। सर मैं भी हूँ आरती। हाँ हाँ, तो फिर फोटो दिखा। भाई मोहित है, हितेश कहाँ गए? यही है सर। डाटा खराब हो रहा है इनका। वो दिख नहीं रहे यार कहीं। सर वो ना वीडियो। वो न सर वीडियो तो इधर तो नहीं आ रही भाई। वो न सर वीडियो दिख रहे हैं अभी भी। वीडियो तो ऑन है मैं सर देख वीडियो लूंगा, तो। बाकी को दिख ही नहीं रहा।